सूर्या नाम का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो भूतों पर रिसर्च कर रहा होता है, तो उसे सपना नाम की एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है। लेकिन जब ये लड़की सूर्या की लाइफ में एंटर करती है, तब से सूर्या के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। और जब सूर्या को पता चलता है कि वो जिस लड़की से प्यार कर रहा है वो इंसान नहीं बल्कि आत्मा है, तो अब उसके साथ क्या होगा। तो दोस्तों, ये आत्मा कौन है और वो सूर्या से क्या चाहती है? क्या सूर्या सपना का सच जानने के बाद ही उससे प्यार करेगा, या फिर उसकी लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली है? और अब सूर्या इन सब से बाहर कैसे निकलेगा, यही देखेंगे हम आज की हॉरर थ्रिलर कहानी में। तो दोस्तों, ये हॉरर लव स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक शमशान को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रकाश नाम का एक आदमी मौजूद होता है। अब उसका दोस्त जिसका नाम होता है अपू, वो वहाँ पर आता है और प्रकाश ने उसे शराब लाने के लिए भेजा था। अब ये लोग यहाँ पर बैठकर शराब पीते हुए बातें करने लगते हैं और इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग शमशान घाट में लोगों को जलाने का काम करते हैं और यहाँ की निगरानी भी करते हैं। तो अप्पू प्रकाश से पूछता है कि यहाँ पर जो अजीबोगरीब घटनाएं होती है, क्या वो उसी आत्मा की वजह से होती है? तो प्रकाश उसे कहता है कि क्या तुम उस राजा के बंगले के बारे में बात कर रहे हो? तो उस राजा साहब की पोती और उसकी रानी ने आत्महत्या कर ली थी और उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती है, ऐसा मुझे किसी ने कहा था। और अब ये सुनने के बाद अप्पू तो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब दोस्तों, उसके अगले सीन में हमें हमारे कहानी के हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है सूर्या। सूर्या एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है और वो फिलहाल आत्माओं के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। अब उसके अगले दिन हम सूर्या की फैमिली को देखते हैं, जो कि हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे। अब सूर्या की माँ अपने पति प्रकाश से नारियल फोड़ने के लिए कहती है और स्पेशली वो ये पूजा अपने पति के लिए कर रही थी। सूर्या की बहन इस पूजा के बारे में पूछती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पापा यहाँ शमशान में काम करते हैं और उन्हें कोई आत्मा परेशान ना करे, इसलिए मैं यहाँ पर पूजा करवा रही हूँ। लेकिन प्रकाश तो इन बातों को नहीं मानता था। वो कहने लगता है कि मुझे आत्माओं से नहीं बल्कि इंसानों से डर लगता है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक वही लोग हैं। लेकिन अब अपनी पत्नी के कहने पर प्रकाश को वो नारियल फोड़ना ही पड़ता है। तो जब वो उस नारियल को फोड़ता है तो हम देखते हैं कि वो नारियल अंदर से सड़ चुका था और तभी मंदिर का दिया भी बुझ जाता है। अब ये देखकर सूर्या की माँ तो परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो अपशगुन हो गया, भगवान इसके जरिए हमें क्या बताना चाहते हैं। लेकिन प्रकाश कहता है कि तुम कुछ भी मत सोचो, ऐसा नारियल का खराब होना तो आम बात है और हवा की वजह से ये दिया बुझ गया होगा। अब ऐसा कहते हुए वो वहाँ पर बैठे हुए एक स्वामी जी को प्रसाद देने लगता है, लेकिन वो स्वामी जी उसका प्रसाद नहीं लेते और उसे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, यकीन नहीं होता तो ये केला तोड़कर अंदर देखो। और जब ये लोग उस केले को तोड़कर देखते हैं तो सच में वो केला अंदर से खराब हो चुका था। प्रकाश कहने लगता है कि ऐसे जादू मैंने बहुत सारे देखे हैं, तुम लोगों का ये तो लूटने का नया बहाना है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन प्रकाश की पत्नी उस स्वामी जी से पूछने लगती है कि स्वामी जी बताइए अब हमें आगे क्या करना होगा। तो स्वामी जी उसे एक अभिमंत्रित धागा देते हैं और उसे पहनने के लिए कहते हैं, जिससे कि उनकी थोड़ी बहुत सुरक्षा हो सके। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सूर्य रास्ते से कहीं पर जा रहा होता है और तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सूर्या उस आवाज की तरफ जाता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है और उसके कंधे पर एक कीड़ा बैठा हुआ था, जिस वजह से वो डर कर बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। सूर्या उसे कहता है कि आप वैसे ही खड़े रहिए और वो एक लकड़ी की मदद से उस कीड़े को हटा देता है और फिर वो लड़की उसे थैंक यू कहती है। उसके बाद सूर्या उसे पूछता है कि आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम सपना है और मैं एक बॉटनी का स्टूडेंट हूँ, तो रिसर्च के लिए कुछ पौधे कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आई थी। मैं अपने चाचे के साथ ही यहाँ पर पास में रहती हूँ। सूर्या कहता है कि मैं भी हैदराबाद में डिग्री कंप्लीट करके यहाँ पर लौटा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। तो सपना कहने लगती है कि मैं तो कुछ महीने पहले यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, वो सब छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए। तो सूर्या उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और फिलहाल आत्माओं पर रिसर्च कर रहा हूँ। आत्मा रियल लाइफ में होती या नहीं, वो कैसी दिखाई देती है और उनका मकसद क्या होता है, वगैरह वगैरह। वैसे आपको जो भी पौधे चाहिए थे क्या वो मिल गए? तो सपना कहती है कि हाँ, लेकिन थोड़े और मिल जाते तो ठीक होता। तो सूर्या कहता है कि मैं भी लाइब्रेरी जा रहा हूँ और वहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं, मैं शाम को आपके लिए लेकर आऊंगा। तो ये बात सुनकर सपना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सूर्या अपने घर पर होता है और शाम होने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे पौधे देने के लिए सपना से मिलने के लिए जाना था। सूर्या को सपना पहली नजर में पसंद आ गई थी
और अब वो यहाँ पर बैठकर उसके ही ख्यालों में डूबा होता है। तभी उसकी बहन वहाँ पर आती है और उसे आवाज लगाने लगती है। लेकिन यहाँ पर सूर्या तो सपना के ख्यालों में खोया हुआ था। उसकी बहन उसे ख्यालों से वापस लाती है और पूछती है कि भैया मैं तुम्हें कितनी आवाज लगा रही हूँ और तुम कहाँ खोए हुए हो। तो सूर्या उसे कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे एग्जाम आने वाले है ना, जाओ तुम पढ़ाई करो। लेकिन अब यहाँ पर सूर्या की बहन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके थोड़ी देर बाद सूर्या कुछ पौधे लेकर सपना के बंगले पर पहुंच जाता है और सपना उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसे अपनी चाची और उनकी लड़की से मिलवाती है। चाची का नाम होता है सुधा और उनकी बेटी का नाम होता है रानी। अब ये लोग बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी रानी सूर्या के लिए अंदर से जूस लेकर आती है, लेकिन वो जूस सूर्या को खून की तरह दिखाई देने लगता है। तो वो कहता है कि ये क्या है जो ब्लड जैसा दिखाई दे रहा है। सपना कहती है कि कहाँ है ब्लड, ये तो एक नॉर्मल जूस है। अब उन लोगों को तो वो सिर्फ जूस दिखाई दे रहा था, लेकिन सूर्या को तो वहाँ पर खून से भरा हुआ ग्लास दिखाई देता है। तो वो उसे पीने से मना कर देता है और वो जूस रानी को ही पीने के लिए कहता है। तो रानी उस जूस को पी लेती है। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि रानी का बर्ताव कुछ अजीब सा है। वो अजीब तरह से सूर्या को देख रही होती है, जिसे देखकर सूर्या भी थोड़ा घबरा जाता है। और अब थोड़ी देर बात करने के बाद सूर्या वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम रात को देखते हैं कि शमशान घाट में एक आदमी बैठा होता है जो कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ पर अप्पू आता है और उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो आदमी बताता है कि मेरा नाम श्याम गोपाल वर्मा है, मैं हॉरर मूवीज बनाता हूँ, लेकिन इस बार मैं रियल कहानी पर मूवी बनाना चाहता हूँ और इसीलिए पैरानॉर्मल घटनाओं को महसूस करने के लिए मैं शमशान में आया हूँ। क्या तुम्हें यहाँ पर किसी आत्मा की कहानी पता है? तो अप्पू कहने लगता है कि यहाँ पर तो रोज बहुत सारे लोग जलाए जाते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी कहानियां मिल जाएगी। तभी उनके पीछे से कोई साया गुजरता है, जिसे देखकर वो डायरेक्टर डर जाता है और अप्पू से कहने लगता है कि क्या तुमने कुछ देखा? अप्पू कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, बस फील होता है। अब तभी वहाँ पर हम सूर्या को देखते हैं। वो यहाँ पर आता है, वो लोगों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अप्पू कहता है कि कुछ नहीं बेटा, मैं डायरेक्टर साहब को कहानी बता रहा था और यहाँ पर रानी साहिबा की आत्मा भटकती है, तुम ऐसी रात को यहाँ वहाँ मत जाओ। तो सूर्या उससे कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास अपने पास ही रखो और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सूर्या लाइब्रेरी जा रहा होता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा वापस आते वक्त तुम्हारे मामा की बेटी ऐश्वर्या को अपने साथ लेकर आना। उसके माता पिता मरने के बाद वो छोटे मामा मम्मी के पास रह रही है और ऐश्वर्या 18 साल की होने वाली है। तो वो लोग उसकी जायदाद हड़पने के लिए उसके ऊपर काला जादू कर रहे हैं ताकि लोग उसे पागल करार दे सके। बड़े मामा के मरने के बाद हमारे अलावा उसका है ही कौन, इसलिए तुम उसे यहाँ पर लेकर आओ और सब कुछ ठीक रहा तो आगे जाकर मैं तुम्हारी शादी ऐश्वर्या से करवा दूंगी। तो सूर्या मन में कहने लगता है कि मैं ऐश्वर्या से नहीं बल्कि सपना से शादी करना चाहता हूँ, क्या अभी ये बात मैं माँ को बता दूं? लेकिन फिर वो सोचता है कि ये सही वक्त नहीं है, मैं बाद में माँ को बता दूंगा। फिर वो ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद सूर्या चॉकलेट लेकर सपना के घर पर आता है और उसे कहता है कि मैं रानी को चॉकलेट देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सपना उसे कहती है कि अच्छा, मुझे लगा कि मुझसे मिलने के लिए आए हो। सूर्या कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम वैसा सोच सकती हो। अब सूर्या चॉकलेट देने के लिए रानी के कमरे के पास जाता है तो वो देखता है कि रानी अपनी जुबान खींचकर लंबी कर रही है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। वो यही बात सपना और चाची को बताता है, लेकिन सपना कहने लगते हैं कि अरे वो कुछ नहीं, बबल गम है जो बहुत ज्यादा लंबा खींच सकता है, उसे देखकर तुम डरो मत। इसलिए अब सूर्या फिर से चॉकलेट देने के लिए रानी के कमरे के अंदर जाता है। तो वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था और अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो टॉर्च लगाकर देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक रानी उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि सूर्या बहुत ज्यादा डर जाता है और उस कमरे से बाहर आता है। रानी बाहर आकर उससे पूछने लगती है कि क्या भैया आप डर गए? तो चाची रानी को डांटते हुए कहने लगती है कि ये क्या बात है रानी, सूर्या तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया है और तुम उसे डरा रही हो, चलो माफी मांगो उसे। तो सूर्या कहता है कि ठीक है, आप उसे मत डांटिए, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त वो सपना को भी एक चॉकलेट देकर जाता है और ये देखकर सपना थोड़ी शर्मा जाती है। खैर अब उसके अगले सीन में हमें ऐश्वर्या को दिखाया जाता है। उसके मामा और मामी उसे उठाते हैं और एक अनुष्ठान के लिए रेडी होने के लिए कहते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी को एक आत्मा ने मार दिया और अब वो आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है, तुम्हें कुछ न हो जाए इसलिए हम ये हवन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऐश्वर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरअसल दोस्तों ये लोग ऐश्वर्या को पागल बना रहे होते हैं ताकि उसकी सारी जायदाद हड़प सके। तभी वहाँ पर सूर्या आता है और गुस्से में उसे पूछने लगता है कि आप ये लोग क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे। तो उसका मामा उसे चुप रहने के लिए कहता है और अपनी पत्नी को ऐश्वर्या को अंदर लेकर जाने के लिए कहता है।
सूर्या मामा जी से कहता है कि अगर आप ऐश्वर्या को इस रूम में बंद करके रखोगे तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। उसका मामा उसे कहने लगता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हम ऐश्वर्या को यहाँ से जाने नहीं देंगे। चलो तुम जाओ यहाँ से। अब सूर्या यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब मामा यहाँ पर कहता है कि ये हमें सबक सिखाए, इससे पहले हमें इसको सबक सिखाना होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रात को सूर्या अपने घर पर किताब पढ़ रहा होता है और तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो अपने घर के बाहर जाकर देखता है। अब उसके घर के पास में ही वो शमशान होता है, जहाँ पर वो देखने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सफेद साड़ी पहनकर एक आत्मा गुजर रही होती है। सूर्या एक जगह पर आता है और उसे वहाँ पर एक काले कपड़े पहना हुआ कोई बैठा दिखाई देता है। वो उसे हाथ लगाकर देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा कंकाल होता है और अचानक उसे इसे अपने सामने देखकर सूर्या तो बहुत ज्यादा डर जाता है। और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले दिन सुबह सूर्या एक जगह पर बैठकर सपना के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर सपना उसे मिलने के लिए आती है और ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। सूर्या उससे पूछता है कि शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, शादी करके सेटल होना चाहती हो या फिर जॉब करने का ख्याल है। सपना कहती है कि जॉब के लिए तो पढ़ाई कर रही हूँ और शादी के लिए जो दहेज लगेगा उसका इंतजाम तो मुझे ही करना होगा ना। सूर्या कहता है कि आपको तो बिना दहेज के कोई भी अच्छे से लड़का मिल सकता है। अब ये बात सुनकर सपना थोड़ी सी शर्मा जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। सूर्या कहता है कि मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सेटल होने के बारे में सोच रहा हूँ और अगर मुझे तुम्हारी जैसी लड़की मिल जाए या फिर तुम ही मेरी जिंदगी में आ जाओगे तो मुझसे बड़ा लकी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और अब सपना ये बात सुनकर शर्मा कर वहां से चली जाती है। अब उसके बाद रात को हम देखते हैं कि सूर्या अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और हम यहाँ पर उसी सफेद साड़ी वाली आत्मा को देख पाते हैं। लेकिन सूर्या को वह आत्मा कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी, उसे बस कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। अब उसके अगले दिन सूर्या सपना को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी चाची की लड़की के बारे में कुछ बात करनी है। तभी वहां पर रानी आ जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ भैया, आपको मेरे बारे में बात करनी है। और वो बहुत ही भयानक लग रही होती है। सपना उसे कहती है कि ये तुमने क्या हुलिया बना कर रखा है, डरा देना बेचारे सूर्या को। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रानी बताती है कि माँ ने ये फोन रिपेयर करने के लिए दिया है। तब सूर्या कहता है कि ठीक है तुम रहने दो सपना, मैं इस फोन को रिपेयर करके लेकर आता हूँ। तो रानी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और सूर्या इसके लिए मान जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चले जाते हैं। वहाँ पर सूर्या मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए देता है और वहाँ पर रखा हुआ चार्जर देखकर उससे पूछता है कि इसका प्राइस क्या है। दुकानदार बताता है कि ये तो आपको 250 में मिल जाएगा। तभी वहाँ पर एक आदमी कैमरा चेक करने के लिए वीडियो निकालने लगता है, लेकिन सूर्या उससे कहता है कि ए भाई वीडियो बंद कर, तो हमारे वीडियो क्यों निकल रहा है। तो वो लड़का कहने लगता है कि मैं तो इस कैमरे को चेक कर रहा हूँ। सूर्या उसे कहता है कि चेक ही करना है तो दूसरी तरफ जाकर चेक करो ना। अब ये सुनने के बाद उस आदमी को गुस्सा आता है और वो कैमरा वहीं पर रखकर वहां से चला जाता है। उसके बाद सूर्या उस चार्जर को खरीद लेता है। तो रानी उससे कहती है कि आप शाम को ये फोन रिपेयर करके लेकर आइए। सूर्या ठीक ऐसा कहता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब उसके पास हमें इंस्पेक्टर सिंह को दिखाया जाता है, जो कि लोगों से रिश्वत लेकर उनके काम करता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और सूर्या के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने लगता है और सूर्या को चोरी के इल्जाम में अंदर डालने के लिए कहता है। अब पैसे लेने के बाद इंस्पेक्टर उसे कहता है कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। दरअसल दोस्तों छोटे मामा ने इस आदमी को भेजा था सूर्या के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। अब उसके बाद शाम को जब सूर्या मोबाइल लेने के लिए उस दुकान पर जाता है तो वो आदमी कहता है कि बोलिए क्या चाहिए। तो सूर्या उसे कहता है कि मैं सुबह एक बच्चे के साथ आया था अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए। तो वो दुकानदार कहता है कि हाँ अच्छा वो आप है, लेकिन आप तो सुबह अकेले आए थे, आपके साथ तो कोई भी बच्ची नहीं थी। सूर्या कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो वो दुकानदार उस कैमरे में रिकॉर्ड हुई उस वीडियो को दिखाने लगता है। सूर्या देखता है कि वो तो दुकान में अकेला आया था और उसके साथ कोई नहीं था। ये देखकर तो सूर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो शॉक हो जाता है। अब उसके बाद वो अपने घर पर आकर शमशान के दूसरी तरफ के बंगले के बारे में अपने पिताजी से पूछने लगता है। उसके पिताजी उसे बताते हैं कि वो बंगला तो कितने महीनों से खाली पड़ा है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। तो सूर्या चौंक जाता है और कहता है कि लेकिन मैंने तो वहाँ पर लोगों को देखा है। उसके पिताजी उसे कहते हैं कि तुमने वहाँ पर किसी लड़के या लड़की को देखा होगा जो वहाँ पर चुम्मा चाटी करने के लिए आते हैं, तुम दोबारा वहाँ पर मत जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को सूर्या को फिर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, इसलिए वो बाहर देखने के लिए जाता है तो उसका पैर एक लकड़ी से लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसे हाथ में पेपर मिलता है जिसमें सपना की फोटो होती है।
और तब उसे पता चलता है कि सपना तो मर चुकी है और ये देखकर तो वो हैरान हो जाता है। वो फिर से उस बंगले के पास जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था और अब वो समझ जाता है कि सपना, चाची और उनकी बेटी वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो सभी आत्माएं हैं। अब यहाँ बंगले के बाहर आने के बाद उसे सपना दिखाई देती है। सूर्या उसे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या सच में तुम कोई आत्मा हो? सपना कहती है कि हाँ, मैं एक आत्मा हूँ। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें आत्माएं नहीं कर सकती। सूर्या कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? तो सपना कहती है कि मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ और उसके बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इस तरह से अब वो अपनी कहानी बताने लगती है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। सपना बताती है कि उसकी छोटी सी और बहुत प्यारी फैमिली होती है। वो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहती थी। अब एक दिन अचानक उनके घर पर गोपी नाम का एक लड़का आया। गोपी उनके पिताजी को बताता है कि मैं आपकी बहन राजेश्वरी का बेटा हूँ। तो ये बात सुनकर सपना के पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे अपनी बहन के बारे में पूछने लगते हैं। तो गोपी बताता है कि उसकी माँ कैंसर की वजह से गुजर गई और ये सुनकर सपना के पिताजी तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सपना के पिताजी और राजेश्वरी के बीच झगड़ा हो गया था और वो दोनों बहुत सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। दरअसल दोस्तों, उनके घर पर वेंकट नाम का एक ड्राइवर हुआ करता था और उसके साथ ही राजेश्वरी ने भागकर शादी कर ली। लेकिन ये बात सपना के पिताजी को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर अपनी बहन राजेश्वरी और वेंकट को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद जब सपना के पिताजी का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए गए, लेकिन तब तक राजेश्वरी के पति वेंकट की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और अब राजेश्वरी अपने पति की मौत का जिम्मेदार अपने भाई को ही मानने लगती है और इस तरह से राजेश्वरी और सपना के पिताजी के बीच झगड़ा हो गया था। अब यहाँ पर गोपी कहता है कि मामा जी, माँ को मरने से पहले उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे आपकी सेवा करने के लिए कहा है। आज से मैं यही रहकर आपकी देखभाल करूंगा। और दोस्तों, इस तरह से गोपी उनके घर में घुस जाता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक सपना के घर पर कुछ चोर घुस जाते हैं, लेकिन गोपी अपनी जान पर खेलकर सपना के परिवार को बचाता है और वो चोर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इस हादसे में गोपी के हाथ में चोट लग जाती है तो सपना का परिवार उसके हाथ पर मरहम पट्टी लगाता है और उनकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहता है। इस तरह से गोपी उनके परिवार का विश्वास भी जीत लेता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सपना को एक लड़का कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे और पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारी न्यूड वीडियो वायरल कर दूंगा। सपना उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, प्लीज अब मुझे छोड़ दो। लेकिन वो लड़का उसकी बात ना मानते हुए उसे धमकाने लगता है। तभी वहां पर सपना की बहन आती है और वो उससे पूछती है कि दीदी क्या हुआ? तो सपना उसे बताती है कि किसी लड़के ने मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो उसका वीडियो बना लिया और अब वो मुझे ब्लैकमेल करके धमका रहा है कि मैंने उसे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा। अब सपना रोने लगती है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी वहां पर गोपी दूध के गिलास लेकर आता है और वो भी इनकी सारी बातें सुन लेता है। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे उस लड़के का नंबर दो, मैं उसे देख लूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब ये लोग सो जाते हैं लेकिन सपना को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो गोपी के साथ बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि गोपी तो उसी लड़के से बात कर रहा है जिसने उसे धमकाया था, मतलब कि उसकी न्यूड वीडियो निकाली थी। और वो लड़का गोपी से कहने लगता है कि तुम्हारे कहने पर हमने उस लड़की से इतने सारे पैसे मांगे, अगर तुमने हमारा हिस्सा नहीं दिया तो मैं उस लड़की को सारी सच्चाई बता दूंगा। और अब यहाँ पर सपना को गोपी का असली चेहरा दिखाई देता है। तो गोपी यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे परिवार की वजह से मेरी माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है और तुम लोगों की वजह से ही उनकी मौत हो गई, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब सपना वहां से भागने लगती है और अपने कमरे में आकर अपनी बहन को उठाने लगती है, लेकिन गोपी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे दूध में नींद की दवाइयां मिला दी थी, इसलिए वो नहीं उठेगी और तुमने वो दूध नहीं पिया होगा इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। ऐसा कहकर वो सपना का गला दबाकर उसे जान से ही मार देता है। अब उसके थोड़ी देर बाद वो उसकी बहन के साथ भी गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सपना की आत्मा उसकी बहन के शरीर में आ जाती है, जिसे देखकर अब गोपी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो एक अघोरी को बुलाकर उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाता है ताकि सपना की आत्मा उसके घर के अंदर ना आ सके। और वो अघोरी उसे एक ताबीज पहनने के लिए देता है जिससे अब सपना की आत्मा उसे मार नहीं सकती थी। और दोस्तों, उसने सपना को मारकर उसे आत्महत्या का रूप दे दिया था, इसलिए किसी को नहीं पता चलता कि सपना का मर्डर हुआ है। अब सपना यही सारी कहानी सूर्या को बताती है और गोपी को मारने के लिए अब उसे सूर्या की जरूरत थी। ये सब सुनकर सूर्या भी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा,
लेकिन उसके अगले दिन हमें पता चलता है कि पुलिस सूर्या को पकड़ कर ले गई है। और यही बात गांव का एक आदमी आकर सूर्या के पिताजी को बताता है, तो वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जाने लगते हैं। अब सपना को भी ये बात पता चलती है, तो वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां के पुलिस इंस्पेक्टर के शरीर के अंदर जाकर सूर्या को छुड़वा देती है। दरअसल दोस्तों, इस इंस्पेक्टर ने मामा से पैसे लेकर जानबूझकर सूर्या को अरेस्ट किया था। अब यहाँ पर बाहर आने के बाद सूर्या सपना से थैंक यू कहता है। सपना उसे कहती है कि अरे थैंक यू की कोई बात नहीं, अगर तुम ही ठीक रहोगे तो ही मेरी मदद कर पाओगे। तो सूर्या कहता है कि तुम्हारी मदद करने से पहले हमें मेरे मामा को सबक सिखाना होगा। तो ये दोनों तुरंत ही मामा के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मामा ऐश्वर्या को पागल दिखाने के लिए कुछ अनुष्ठान कर रहा होता है। लेकिन अब सपना की आत्मा ऐश्वर्या के शरीर के अंदर आ जाती है और वो मामा और मामी को बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाती है। वो उन्हें बहुत ज्यादा मारती पीटती है, जिससे कि मामा और मामी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सूर्या से माफी मांगने लगते हैं। इस तरह से दोस्तों, सूर्या ऐश्वर्या को मामा और मामी के चंगुल से आजाद करवाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम रात को देखते हैं कि सूर्या के पिताजी और अप्पू ये दोनों मिलकर दारू पी रहे होते हैं। तो तभी अचानक ऊपर लटका हुआ फैन सूर्या के पिताजी के सिर पर आकर गिर जाता है। घर पर आने के बाद सूर्या की माँ उसे इस हादसे के बारे में बताती है और उसे कहती है कि तुम उस स्वामी जी के पास जाओ और उन्हें इस समस्या का समाधान पूछो। इसलिए सूर्या तुरंत ही उस स्वामी जी के पास जाता है और अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताता है। वो स्वामी जी बताते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे पिता के कर्मों का ही फल है। अब स्वामी जी अपनी साधना से पता करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी एक महिला से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़कर तुम्हारी माँ से शादी कर ली और उसके बाद उस महिला ने और उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली और अब उन दोनों की आत्मा ही तुम्हारे पिताजी को परेशान कर रही है। अब उसके बाद सूर्या सीधा अपने पिताजी के पास आता है और उनके पास्ट के बारे में पूछने लगता है। तो सूर्या के पिताजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारी माँ से पहले मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारणों की वजह से मैं उससे शादी नहीं कर पाया। तुम्हारी माँ को मनाकर मैं उसके पास गया था उसे समझाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उसने और उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। तभी से अंदर ही अंदर मैं घुट रहा हूँ। मैंने अपना दर्द किसी को नहीं बताया। तो सूर्या पूछने लगता है कि क्या आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? सूर्या के पिताजी कहते हैं कि हाँ होनी तो चाहिए, लेकिन वो मैंने कहाँ पर रखी है ये मुझे याद नहीं है। अब उसके बाद ये लोग घर पर आ जाते हैं। तो उनके घर पर स्वामी जी आए हुए थे और उन्हें उस महिला की तस्वीर मिल जाती है। वो उस तस्वीर को यहाँ से फेंकने के लिए कहते हैं और सूर्या उस महिला की तस्वीर देखकर तो शॉक ही रह जाता है, क्योंकि दोस्तों वो महिला और कोई नहीं बल्कि सपना की चाची थी। अब उसके बाद सूर्या तुरंत ही सपना के पास जाता है और उसे इस मुसीबत का उपाय बताने के लिए कहता है। सपना कहती है कि मैं पहले अपनी चाची को समझा चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो अपनी बदले की आग में तड़प रही है। लेकिन एक रास्ता है, तुम्हारे पिताजी को उनका पिंडदान करना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। तो उसके अगले दिन हम देखते हैं कि सूर्या और उसका परिवार सपना की चाची का पिंडदान करने के लिए एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी से सारी विधि पूरी करके सूर्या के पिताजी उससे माफी मांगने लगते हैं। तभी वहां पर सुधा चाची की आत्मा आ जाती है। सूर्या के पिताजी उसे कहने लगते हैं कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, तो उस वक्त सूर्या की माँ के परिवार ने मुझे सहारा दिया और इसीलिए मुझे उनकी बेटी के साथ शादी करनी पड़ी। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था, लेकिन शायद ये भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए अब मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर वो चाची का पिंडदान कर देते हैं और यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर चाची की आत्मा को शांति मिल जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर हम गोपी को देखते हैं, जो सपना की बहन को मारने के लिए उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आता है। लेकिन तभी वहाँ पर सूर्या और सपना की आत्मा पहुंच जाती है और अब यहाँ पर सूर्या और गोपी के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर सूर्या कमजोर पड़ रहा था। अब गोपी के हाथ में उस अघोर ने दिया हुआ वो ताबीज होता है, इसलिए सपना की आत्मा उसे कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन इसी हाथापाई में वो ताबीज नीचे गिर जाता है। तो सपना की आत्मा सूर्या के शरीर में प्रवेश करती है और गोपी को दौड़ा दौड़ा कर उसे जान से खत्म कर देती है और इस तरह से सपना अपना बदला पूरा करती है। अब कहानी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि सूर्या तो सपना से प्यार करता था, लेकिन सपना एक आत्मा होने की वजह से अब उसे मुक्ति मिल जाती है। सपना की आत्मा सूर्या से अलविदा कहते हुए उसे ऐश्वर्या से शादी करके अपना जीवन जीने के लिए कहती है। इसलिए अब सूर्या भी अपनी मामा की बेटी ऐश्वर्या से शादी कर लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों सुधा की बेटी ने अब तक सूर्या के पिताजी को माफ नहीं किया था और उस बच्चे की आत्मा सूर्या से कहने लगती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।